क्लास सेवेंथ। आज मैं आपको आपकी हिंदी की द्वितीय पाठ्यपुस्तक से पाठ 17 विराम चिन्ह पढ़ाने व समझाने जा रही हूँ। क्लास सेवेंथ विराम चिन्ह आपने बेटा पिछले कक्षा में भी पढ़ा था, मतलब आपने क्लास 6 में भी पढ़ा था। तो चलिए क्लास 7 देखिए विराम चिन्ह क्या है। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला कितनी मिठाई दूँ माँ, ये नई तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी, कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से इन्हें खाते हैं, कितनी दूँ चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं। अब देखिए क्लास 7 की जो ये इतना भाग जो मैंने पढ़ा, हम कहीं भी नहीं रुके, लगातार बस हम पढ़ते गए। क्यों नहीं रुके जानते हैं? इसलिए क्योंकि यहाँ पर बेटा कहीं भी कोई विराम है ही नहीं, कोई विराम है ही नहीं। तो बच्चों, ऊपर वाले गद्यांश को पढ़कर कैसा लगा? आप भी पढ़िए, इसको एक सार पढ़ते जाइए, कहीं रुकिएगा नहीं। तो आपको लगेगा कि एक सार पढ़ने से कोई बात तो समझ में ही नहीं आएगी, और साथ में एक साथ बोलते बोलते आप थक भी जाएंगे। इस गद्यांश में किसने क्या कहा, क्या है, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो पढ़कर कैसा लगा? अब इसी गद्यांश को नीचे लिखे रूप में दोबारा पढ़िए और अंतर बताइए। अब देखिए यहाँ पर भी बेटा यही गद्यांश है, यहाँ पर विराम रहित है, कहीं भी कोई विराम चिन्ह नहीं है, और यहाँ विराम चिन्ह लगा है। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला कितनी मिठाई दूँ माँ, माँ ये नई तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी, कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से इन्हें खाते हैं, कितनी दूँ चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं। यही गद्यांश बेटा मैंने नीचे भी पढ़ा, और देखिए नीचे जब मैंने पढ़ा तो यहाँ पर बेटा इस गद्यांश में जो है विराम चिन्ह लगे हैं। बच्चों आपने देखा ना कि नीचे वाला गद्यांश अधिक स्पष्ट है, क्योंकि इसमें विराम चिन्ह लगे हैं। जब बेटा विराम चिन्ह लगे रहेंगे तो आपको जो भी आप पढ़ेंगे वो आपको समझ में भी आएगा, क्योंकि वो स्पष्ट होगा कि क्या कहा जा रहा है या गद्यांश में क्या विचार प्रकट किया जा रहा है। अगर विराम चिन्ह नहीं होगा बेटा तो आपको कोई भी बात समझ में नहीं आएगी। विराम का अर्थ होता है रुकना, विराम का बेटा अर्थ ही होता है रुकना, और चिन्ह का अर्थ होता है निशान, मतलब कि रुकने का निशान। अपने भाव तथा विचारों को सही रूप तथा सही ढंग से संप्रेषित करने के लिए विराम चिन्हों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इनके उचित प्रयोग से भाषा में शुद्धता तथा स्पष्टता आ जाती है। जब बेटा हम विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो हमारी जो भाषा होती है, एक तो वो प्रभावित होती है, मतलब प्रभाव डालती है, शुद्ध लगती है, समझने योग्य लगती है, क्योंकि वो स्पष्ट होती है। सारे भाव सारे विचार जो व्यक्त किया जा रहा है वो स्पष्ट होते हैं। विराम का अर्थ होता है रुकना, और चिन्ह का अर्थ होता है बेटा निशान, मतलब कि रुकने का निशान। हम जब विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं बेटा तो हमारे जो भाव हैं, विचार हैं, हम सही ढंग से उसको संप्रेषित करते हैं, मतलब सही ढंग से उसको हम भेजते हैं, सही ढंग से समझते हैं। तो विराम चिन्हों का बेटा ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। हिंदी भाषा में अपने भाव तथा विचारों को लिखते अथवा बोलते समय अथवा अपनी बात पर बल देने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। ये चिन्ह ही विराम चिन्ह कहलाते हैं। बेटा अपने भाव और विचारों को लिखते समय या बोलते समय अथवा अपनी बात पर बेटा बहुत दबाव देने के लिए, अपनी बात पर बल देने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं, कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। यही चिन्ह बेटा विराम चिन्ह कहलाते हैं। और विराम का अर्थ होता है रुकना, और चिन्ह का अर्थ होता है निशान, मतलब कि रुकने का निशान। विराम चिन्हों का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि हमारी भाषा जो है वह शुद्ध लगे तथा स्पष्ट हो, और जो भी विचार और भाव है वह सही रूप से समझ में भी आ जाए।
अब आइए बेटा पेज नंबर 214 पर। भाषा के लिखित रूप में रुकने के लिए जिन जिन संकेत चिन्हों का प्रयोग किया गया है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। भाषा में बेटा लिखित रूप में जब हम लिखते हैं और रुकते हैं, लिखते हैं और लिखने में जब हम रुकते हैं तो रुकने के लिए जिन संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें ही विराम चिन्ह कहा जाता है। मतलब कि हम बेटा लिखते समय जब कहीं पर रुकते हैं तो रुकने के लिए हम मतलब कि हम वहाँ पर रुक रहे हैं, हम उस स्थान पर विराम दे रहे हैं, तो वहाँ पर कुछ चिन्हों का जो संकेत दे रहे हैं हमारे विराम के लिए जो संकेत दे रहे हैं तो उन्हीं संकेत देने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो उन्हीं को बेटा विराम चिन्ह कहते हैं। भाषा बोलते अथवा लिखते समय विराम लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार उचित स्थान पर उचित विराम नहीं लेने से अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। जैसे सोनम, नरेश तुम यहाँ रुकना मत जाना। नरेश, सोनम ठीक है मैं नहीं रुक रहा हूँ, जा रहा हूँ। अगर बेटा विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा उचित स्थान पर जहाँ उसकी आवश्यकता है, उचित स्थान पर अगर नहीं प्रयोग होगा तो बेटा जो अर्थ है वो बिगड़ जाएगा, अर्थ का अनर्थ ही होगा। जैसे सोनम ने कहा नरेश तुम यहाँ रुकना मत जाना। अब नरेश ने क्या कहा, नरेश ने कहा सोनम ठीक है मैं नहीं रुक रहा हूँ, जा रहा हूँ। तो यहाँ सोनम नरेश को रुकने के लिए कह रही है, क्या कह रही है, सोनम नरेश से कह रही है कि तुम यहाँ रुकना मत जाना। अब देखिए यहाँ मत रुकना जाना मतलब वो जाने के लिए बेटा कह रही है, परंतु विराम चिन्ह के अनुचित प्रयोग के कारण नरेश ने उसका उल्टा अर्थ ले लिया। मतलब कि ठीक है मैं यहाँ नहीं रुक रहा हूँ, मतलब मैं यहाँ नहीं रुक रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। इसी प्रकार अन्य उदाहरण देखें, प्रदीप आ गया है। यहाँ यह स्पष्ट नहीं है कि प्रदीप के विषय में प्रश्न पूछा जा रहा है। चिन्ह देखिए बेटा, तो यहाँ पर ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि प्रदीप के विषय में प्रश्न पूछा जा रहा है अथवा उसके आने की सूचना दी जा रही। प्रदीप आ गया है, तो यहाँ पर बेटा इस वाक्य से ये तो पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पर कोई प्रश्न पूछा जा रहा है या उसके आने की खबर दी जा रही है। आइए दोबारा देखें, प्रदीप आ गया है, सूचना देना। प्रदीप आ गया है मतलब ये सूचना दी जा रही है। क्या प्रदीप आ गया है, तो यहाँ हो गया प्रश्न पूछना, और अगर यहाँ पर हो गया प्रदीप आ गया है और यहाँ पर ये चिन्ह लग गया, इसका मतलब सूचना दी जा रही है। अब यहाँ पे ये चिन्ह बेटा गलत है तो बात तो स्पष्ट हो ही नहीं रही है। अगर हम क्या लगा दें और यहाँ पर ये चिन्ह लगा दें मतलब कि प्रश्न पूछ रहे हैं। अतः स्पष्ट है कि विराम चिन्ह भाषा को अधिक स्पष्ट और अर्थपूर्ण बनाने में सहायक होते हैं। विराम चिन्ह का प्रयोग बेटा लग जाने से हमारी भाषा क्या हो जाती है, एक तो स्पष्ट होती है, साथ ही वह अर्थपूर्ण भी हो जाती है, प्रभाव भी अधिक डालती है। और विराम चिन्ह का प्रयोग भाषा को बेटा सशक्त भी बनाता है, स्पष्ट भी बनाता है और शुद्ध भी बनाता है। हिंदी में निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। हिंदी में बेटा 11 प्रकार के विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, अपूर्ण विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, विस्मयादि सूचक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, कोष्ठक, योजक, लाघव। ये बेटा चिन्हों के नाम हैं और ये इनके चिन्ह हैं, जिसे क्लास 7 आप बहुत ध्यान से देखिए बेटा। विराम चिन्हों के नाम भी याद कीजिए और साथ में उनके चिन्हों को भी पहचान लीजिए। विराम किसे कहते हैं, विराम चिन्ह किसे कहते हैं, तथा भाषा में विराम चिन्हों का क्या महत्व है, क्या विशेषता है, ये भी बेटा आप ध्यान से पढ़िए। अब आइए पेज नंबर 215 पर। अल्प विराम, पहला है बेटा चिन्ह अल्प विराम। अल्प का अर्थ होता है थोड़ा, अल्प का अर्थ होता है थोड़ा, और अल्प विराम का अर्थ हुआ थोड़ा विश्राम। अल्प का मतलब होता है बेटा थोड़ा और अल्प विराम का मतलब होता है कि थोड़ा सा विश्राम।
अथवा थोड़ा रुकना। बातचीत करते समय अथवा लिखते समय जब हम बहुत सी वस्तुओं का वर्णन एक साथ करते हैं तो उनके बीच बीच में अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। ये बेटा चिन्ह देखिए, जैसे भारत में गेहूं, चना, बाजरा, मक्का आदि बहुत सी फसलें उगाई जाती हैं। तो अल्प विराम का अर्थ होता है बेटा थोड़ा रुकना, थोड़ा विश्राम करना। जब हम बेटा बात करते हैं, बात करते समय या लिखते समय जब हम बहुत सी वस्तुओं का या बहुत से नामों का अगर हम एक साथ वहाँ पर वर्णन करते हैं, एक साथ बताते हैं, तो उनके बीच बीच में बेटा हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे जब हम संवाद लेखन करते हैं, जैसे भारत में गेहूं, चना, बाजरा, मक्का आदि बहुत सी फसलें उगाई जाती हैं। जब हम संवाद लेखन करते हैं तब भी अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग बेटा किया जाता है। जब हम कोई संवाद लिखते हैं तब भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा, अब देखिए यहाँ पर आ गया ना कहा, तुम मुझे खून दो, अब यहाँ आ गया मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। संवाद के दौरान हाँ अथवा नहीं के पश्चात भी इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे हाँ मैंने गृह कार्य कर लिया, नहीं उसने आपकी बात नहीं सुनी। आप समझ गए ना बेटा अल्प विराम के बारे में। अब देखिए अगला विराम चिन्ह है अर्ध विराम। अर्ध का अर्थ होता है आधा, जहाँ अल्प विराम से कुछ अधिक और पूर्ण विराम से थोड़ा कम विराम लेना हो अथवा रुकना हो, वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे असम में बाढ़ आ गई, सभी अपना घर बार छोड़कर जाने लगे। अर्धविराम का अर्ध का अर्थ होता है बेटा आधा, जहाँ पर बेटा अल्प विराम से थोड़ा सा अधिक और पूर्ण विराम से पूर्ण विराम से थोड़ा कम, जहाँ पर अल्प विराम से थोड़ा और पूर्ण विराम से थोड़ा कम हमें आराम करना होता है, रुकना होता है, तो वहाँ पर अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे असम में बाढ़ आ गई, सभी अपना घर बार छोड़कर जाने लगे। अब है तीसरा अल्प विराम चिन्ह पूर्ण विराम। वाक्यों की समाप्ति पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नसूचक वाक्यों में इस चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। जहाँ पर बेटा हमारा एक वाक्य समाप्त हो जाता है तो वहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर बेटा किसी वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है तो वहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब है अगला विराम चिन्ह अपूर्ण विराम। जहाँ वाक्य पूरा नहीं होता है, जहाँ पर वाक्य पूरा नहीं होता है बल्कि किसी वस्तु अथवा विषय के बारे में बताया जाता है, वहाँ अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कृष्ण के अनेक नाम हैं, चिन्ह देखिए मोहन, गोपाल, गिरिधर आदि। जहाँ पर बेटा एक वाक्य पूरा नहीं होता है और बल्कि किसी वस्तु अथवा विषय के बारे में बताया जाता है, जहाँ पर हमारा एक वाक्य पूर्ण ना हो, पूरा ना हो और किसी के बारे में मतलब किसी वस्तु के बारे में या किसी विषय के बारे में बताया जा रहा है, तो वहाँ अपूर्ण विराम का प्रयोग होता है। अब है प्रश्न सूचक चिन्ह। बातचीत के दौरान जब किसी से कोई बात पूछी जाती है, बातचीत के दौरान जब किसी से कोई बात पूछी जाती है अथवा कोई प्रश्न पूछा जाता है तब वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे शरीर में रक्त कणों का क्या काम है, देखिए यहाँ पर आ गया। तो जहाँ पर बेटा कोई प्रश्न पूछा जाता है बातचीत के दौरान तो वहाँ पर अथवा कोई प्रश्न पूछा जाता है, मतलब बातचीत करते करते अगर किसी से कोई बात पूछी जाती है या कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग होता है। विस्मयादि सूचक चिन्ह। विस्मयादि सूचक चिन्ह बेटा जो विस्मयादि सूचक होते हैं ये हमारे मन के भावों को व्यक्त करते हैं। हमारे मन में खुशी हो, आश्चर्य हो, घृणा, दुख, भय, करुणा तो आदि भावों को ये प्रकट करते हैं और हमारे मन के भावों को प्रकट करने के लिए विस्मयादि सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे
वाह कितना सुंदर दृश्य है। ओह यह तो बहुत बुरा हुआ। छी कितनी गंदगी है। अरे तुम आ गए। अब भाव देखिए, खुशी, वाह खुशी के लिए, ओह दुख के लिए, छी घृणा के लिए, अरे आश्चर्य के लिए। तो बेटा हमारी खुशी, आश्चर्य, घृणा, दुख, करुणा आदि भाव को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और विस्मयादि सूचक चिन्ह बेटा वाक्य के प्रारंभ में ही लगता है। चिन्ह देखिए वाक्य के प्रारंभ में ही लगता है। अब आइए बेटा पेज नंबर 216 पर। निर्देशक चिन्ह, कोई भी निर्देश अथवा सूचना देने वाले वाक्य के बाद निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। आपके प्रश्न पत्र में बेटा ये चिन्ह मिलता है आपको। भारतीय पर्व, मेरा प्रिय खेल। निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग बेटा निर्देश देने के लिए, सूचना देने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कोई भी निर्देश अथवा सूचना देने वाले वाक्य के बाद निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे क्या सूचना दी जा रही है, नहीं यहाँ पर निर्देश दिया जा रहा है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो यहाँ निर्देश दिया जा रहा है कि दो विषय दिए गए हैं और किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। अध्यापक ने कहा अपनी मातृभाषा में लिखकर अभ्यास करो। अब है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के बेटा होते हैं। एक होता है इकहरा उद्धरण चिन्ह और दूसरा होता है दोहरा उद्धरण चिन्ह। इकहरे और दोहरे। इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति, ग्रंथ, उपनाम आदि को प्रकट करने के लिए किया जाता है। इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग बेटा किसी विशेष व्यक्ति, ग्रंथ, उपनाम आदि को प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे बीजक कबीरदास द्वारा रचित ग्रंथ है। तो यहाँ पर बेटा किसी किसी विशेष व्यक्ति या ग्रंथ, तो यहाँ पर ग्रंथ के बारे में बताया जा रहा है कि ये जो बीजक है ये कबीरदास जी द्वारा रचित ग्रंथ है। तो किसी विशेष व्यक्ति, ग्रंथ या उपनाम को बेटा बताने के लिए इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला प्रसिद्ध कवि हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। देखिए बेटा यहाँ पर इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अब देखिए दोहरा, किसी के कथन मतलब किसी के द्वारा कही गई कोई बात अथवा वाक्य को उसी रूप में प्रस्तुत करते समय दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जब किसी के द्वारा कही हुई बात को उसी रूप में लिखा जाता है तब दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे बाल गंगाधर तिलक ने कहा, तो ये ना बेटा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा कहा गया कथन है, इसलिए यहाँ पर दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा दिल्ली चलो, मतलब कि दिल्ली चलो ये सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा कहा गया कथन है। तो जब बेटा किसी विशेष व्यक्ति, ग्रंथ और उपनाम को प्रकट करना हो, बताना हो, तो वहाँ पर इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जबकि किसी के कथन या वाक्य को उसी रूप में प्रस्तुत करना हो तब वहाँ पर दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब है कोष्ठक। वाक्य के बीच में आए शब्दों अथवा पदों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। कोष्ठक का प्रयोग बेटा अक्सर लिखाते समय मैं भी करती हूँ। कोष्ठक का प्रयोग तब किया जाता है बेटा कि जब किसी शब्द का या पद का अर्थ स्पष्ट करना हो। जैसे कोकिला, कोकिला का मतलब होता है मीठा गाने वाली, तो कोकिला का अर्थ स्पष्ट करने के लिए देखिए कोष्ठक का प्रयोग हुआ है। मूक, मूक माने मौन या चुप, तो वाक्य के बीच में बेटा कोई शब्द ऐसा आ जाए या कोई पद ऐसा आ जाए कि जिसका अर्थ स्पष्ट करना हो तब वहाँ पर कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। जैसे लता मंगेशकर भारत की कोकिला हैं।
अब कोकिला का अर्थ यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि मीठा गाने वाली। सब कुछ जानते हुए भी तुम मूक क्यों हो? मूक मतलब कि बेटा चुप या मौन। अब है योजक। दो शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा उन्हें जोड़कर लिखने के लिए योजक का प्रयोग किया जाता है। इसे विभाजक भी कहते हैं। योजक का प्रयोग बेटा दो शब्दों के बीच में किया जाता है, संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा उन्हें जोड़कर लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे नलिन दिन रात परिश्रम करने लगा, सदा माता पिता का आदर को। देखिए यहाँ पर बेटा योजक चिन्ह लगा है, तो दो शब्दों के बीच बेटा संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा उन्हें जोड़कर लिखने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब है लाघव चिन्ह। किसी बड़े अथवा प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य लगा देते हैं। यह शून्य ही लाघव चिन्ह कहलाता है। जैसे डॉक्टर, तो डॉक्टर को बेटा हम इस तरह से लिखते हैं, प्रोफेसर प्रो, पंडित तो इस तरह से, संवत, ईस्वी इत्यादि। तो किसी बड़े तथा प्रसिद्ध शब्द को बेटा जब हम छोटा करके लिखते हैं, संक्षेप में लिखते हैं, तो वहाँ पर शून्य लगाया जाता है। पहला अक्षर लिख देते हैं, और पहला अक्षर जैसे कि डॉक्टर है तो डॉक्टर का डॉ, तो पहला अक्षर लिख देते हैं और उसके बाद हम शून्य लगा देते हैं, और यही शून्य क्या कहलाता है? यही शून्य लाघव चिन्ह कहलाता है। क्लास 7th विराम चिन्ह, लोकोक्तियाँ और निबंध, ये 3 भाग है जो आपका शेष रह गया है। तो लोकोक्तियाँ और विराम चिन्ह बेटा आज आप पढ़ेंगे भी, लिखेंगे भी और इसको याद भी करेंगे। कोशिश करिएगा बेटा समझने का प्रयास कीजिए। व्याकरण कभी याद नहीं किया जाता, उसको समझिए। अगर आपको समझ में नहीं आया क्लास 7 तो मुझसे कहिएगा, मैं आपको फिर से इसको समझा दूंगी, लेकिन इसको पूरी तरह से। तो क्लास 7 आज बेटा आपको विराम चिन्ह फिर से पढ़ना है। अब आइए बेटा लोकोक्तियाँ, पेज नंबर 224 पर बेटा लोकोक्तियाँ हैं। ये पाठ जो है बेटा मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं, जिसमें से पाठ 18 मुहावरे और लोकोक्तियाँ, जिसमें से बेटा मुहावरे आपने हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में पढ़ा था, और लोकोक्तियाँ बेटा अब आपको एनुअल एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना है और समझना। लोकोक्तियाँ, लोक द्वारा कही गई उक्ति लोकोक्ति कहलाती है। लोकोक्ति का शाब्दिक अर्थ है लोक प्रसिद्ध उक्ति या कथन, इसे कहावत भी कहते हैं। ये स्वतंत्र वाक्य होते हैं। लोकोक्ति जो है बेटा ये लोक द्वारा कही गई उक्ति या कथन होता है, इसे कहावत भी कहा जाता है। तो लोकोक्ति जो होते हैं बेटा ये प्रसिद्ध होती हैं, और लोक द्वारा कही गई कोई उक्ति को ही लोकोक्ति कहते हैं। लोकोक्ति को कहावत भी कहा जाता है, और ये बेटा स्वतंत्र वाक्य होते हैं। और लोकोक्ति का प्रयोग बेटा जो है वाक्य के अंत में ही किया जाता है। और यहाँ पर आपकी कुछ लोकोक्तियाँ दी गई हैं जो कि 1 से लेकर के 20 तक है, और आपको क्या करना है, लोकोक्तियों के बेटा अर्थ समझना है। जब आप अर्थ समझ लेंगे तभी आप लोकोक्तियों का प्रयोग कर पाएंगे। यहाँ पर भी कुछ लोकोक्तियों के बेटा अर्थ दिए गए हैं, पेज नंबर 226 पर, जो आपको पढ़ना भी है और समझना भी है। देखिए जैसे अंधों में काना राजा, मतलब मूर्खों में थोड़ा ज्ञानी। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इसका अर्थ होता है अपराधी निरपराध को डांटे। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, मतलब बहुत अधिक परिश्रम का थोड़ा ही फल मिलना। एक अनार 100 बीमार, मतलब चीज थोड़ी और मांगने वाले अधिक। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यानी सुख के कुछ दिनों के बाद दुख का आना। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, यानी किसी बात पर लज्जित होकर क्रोध करना। एक पंथ 2 काज, मतलब एक काम से 2 लाभ। भैंस के आगे बीन बजाना, मूर्ख को अच्छी बात बताना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, मतलब काम आता ना हो और दूसरों के दोष निकालना। अब आइए बेटा पेज नंबर 225 पर।
सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, आसानी से काम हो जाना। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, मतलब मूर्ख गुणों की महिमा नहीं जानते। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, बुरी हालत होने पर भी घमंड का नहीं जाना। सांच को आँच नहीं, जो मनुष्य सच्चा होता है उसे डर नहीं होता है। चोर पर मोर एक दूसरे से ज्यादा धूर्त, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, कहना कुछ और करना कुछ, कहना कुछ और करना कुछ। ऊंट के मुंह में जीरा, जरूरत के अनुसार चीज ना होना। कंगाली में आटा गीला, गरीबी में मुसीबत पर मुसीबत आना। चोर की दाढ़ी में तिनका, अपने पाप से डरना। एक हाथ से ताली नहीं बजती, झगड़े की वजह एक व्यक्ति नहीं होता। जिसकी लाठी उसकी भैंस, बलवान की ही जीत होती है। तो यह है बेटा लोकोक्तियों के अर्थ। क्लास 7 आज आपको विराम चिन्ह पढ़ना है, लोकोक्ति पढ़ना है, साथ में बेटा आपको ये इन दोनों चैप्टर्स का कॉपी वर्क भी करना है। अब इसके बाद बेटा मैं आपको निबंध करवाऊंगी और आपका हिंदी का द्वितीय पाठ्य पुस्तक जो है, मतलब द्वितीय का जो भी आपका पाठ्यक्रम है वो पूर्ण हो जाएगा। अब क्लास 7 रिवीजन भी बेटा आप अपना प्रारंभ कर दीजिए। इसी बीच मैं आपको रिवीजन वर्क भी दूंगी। तो अब बेटा आज आप अपना कॉपी वर्क कर लीजिएगा और इन दोनों पाठों को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा।